Hello everyone, this is Kaveri Kazuria and once again welcome back to our channel and I hope you all are doing great. And today we are going to discuss another topic that is the partnership deed. अब इस लेक्चर में हम लोग जो है ये टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं पार्टनरशिप डीड। क्या होती है ये पार्टनरशिप डीड? बेसिकली ये आपका जो बिजनेस स्टडीज में भी है और ये टॉपिक आपको आपकी क्लास 11th अकाउंटेंसी में भी हो सकता है, ये टॉपिक आपका होगा उसके अंदर भी या 12th में आ जाएगा। तो आपको ये समझना है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका ये टॉपिक, राइट। अब ये पार्टनरशिप डीड होती क्या है, इसको समझने से पहले ना हम बेसिक सी कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं, राइट। और इससे पहले अगर आपने इस चैप्टर की प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप जा सकते हैं हमारे चैनल पे और वहाँ पर चैप्टर नंबर 1 के और 2 के भी वीडियोस जो हैं टॉपिक वाइज अपलोड किए गए हैं। और फर्दर आज हमारा टॉपिक चल रहा है पार्टनरशिप। अब इसके अंदर देखिए पार्टनरशिप डीड की जो है ये टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। अब इम्पोर्टेंट टॉपिक क्यों है? देखो, कोई भी पार्टनरशिप फॉर्म जब बनती है, राइट, अगर हम एक चीज़ देखें, कोई भी पार्टनरशिप फर्म है, अगर वो पार्टनरशिप फर्म जब बनाई जाती है तो ऐसी तो नहीं है कि 2-3 लोग मिल गए और कोई भी आ गया और पार्टनर बन गया बिजनेस में। जब भी पार्टनरशिप में बिजनेस करना होता है तो बहुत सोच समझ के बिजनेस किया जाता है। पहले कुछ लोग डिसाइड होंगे आपस में, वो लोग जो है बिजनेस करने को तैयार होंगे, फिर वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होंगे, फिर उनका शेयर रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस में। अब कितनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, किस हिसाब से शेयर रहने वाला है, क्या क्या टर्म्स कंडीशन होगी, तो वो सब कुछ डिसाइड की जाती है, राइट। तो अब होता क्या है कि पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट होता है। ध्यान रखना, क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। और एग्रीमेंट के अंदर क्या डिसाइड किया जाता है कि सारी टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। अब ये टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं जो डिसाइड की जाती हैं, ये कैसे भी हो सकती हैं। हो सकता है कि ओरल हो गई हो, ठीक है, हो सकता है रिटर्न में हो, तो किसी भी तरीके से हो सकती हैं पार्टनरशिप में टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड आपकी। लेकिन ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, देखो ओरल में तो अगर कोई चीज़ें डिसाइड हो गई इन फ्यूचर कि अगर किसी पार्टनर ने डिनाई कर दिया उस चीज़ से तो उसका कोई एविडेंस नहीं है हमारे पास, तो होता क्या है कि हम लोग यही प्रेफर करते हैं कि जो एग्रीमेंट हो वो रिटर्न हो, राइट। कैसा हो? रिटर्न हो। तो आप ये क्या कह सकते हैं कि कोई भी मिस इंटरप्रिटेशन ना हो या फ्यूचर में कोई हमें प्रॉब्लम ना हो, इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एग्रीमेंट रिटर्न में एग्रीमेंट करते हैं, पुट इन राइटिंग टू अवॉइड द डिसएग्रीमेंट या फिर कहें कि डिस्प्यूट अमंग द पार्टनर्स। फ्यूचर में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होना चाहिए कि तूने ऐसा कहा था, नहीं वैसा कहा था, तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस को रिटर्न फॉर्म पे जब हम ले आते हैं और सभी पार्टनर्स उसके ऊपर अपनी कंसेंट दे देते हैं कि यस ये हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, दैट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। और उसी को आप क्या बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, उसी को हम बोलते हैं पार्टनरशिप डीड बोलते हैं, राइट। दिस रिटन एग्रीमेंट इज कॉल्ड द पार्टनरशिप डीड। और या फिर एक और चीज ध्यान रखना कि इसको और आप क्या बोल सकते हो, एक और नाम से बुला सकते हो, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप। आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप के नाम से भी हम इसको बुलाते हैं, राइट। 2 नाम हो गए, ध्यान रखना ये 2 नाम दोनों ही इंपॉर्टेंट है। पार्टनरशिप डीड भी बोलते हैं, आर्टिकल ऑफ पार्टनरशिप भी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज़ है, राइट। अब होता क्या है, इसके अंदर क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशंस डिसाइड होती हैं, जितनी भी रेलिवेंट टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारी हम इसके अंदर लिख देते हैं इस पार्टनरशिप डीड में। इन फ्यूचर अगर कल को कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो तो हम उस टॉपिक को, उस पॉइंट को रीड करेंगे और शो करेंगे कि पहले से ये डिसाइड इस बिजनेस के अंदर हुआ था, राइट। तो अब कौन कौन सी वो टर्म्स एंड कंडीशन होती है, देखिए एक बार उसको डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट देखिए, फर्स्ट पॉइंट क्या है, क्या डिसाइड होता है इस पार्टनरशिप डीड में। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, ठीक है। ये आप कहेंगे कि ये पॉइंट्स हेडलाइन पढ़ने से आपको समझ में नहीं आएंगे, आपको जो है इनको इनकी जो सब हेडिंग है उनको भी अच्छे से, आपको टाइटल जो है इसको अच्छे से आपको पढ़ना है। नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, जो भी आपकी फर्म है जो पार्टनरशिप में काम करने जा रहे हैं उस फर्म का सबसे पहले नेम डिसाइड होगा, उसका एड्रेस डिसाइड किया जाएगा। लेकिन आपको ध्यान में क्या रखना है, कोई भी ऐसा नाम डिसाइड ना करें जिसके नाम से पहले से कोई फर्म एग्जिस्ट करती हो या फिर जो कंफ्यूजन क्रिएट करती हो, या ऐसा कोई भी नाम मत रखें जो है हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती हो, राइट। जैसे वर्ड के साथ स्टेट, किंग, क्वीन, ऐसे कुछ शब्द जोड़ दिए जाते हैं, पार्लियामेंट, इंपीरियल, ऐसे शब्द जो है नहीं जोड़े जाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखनी होती है नेम और एड्रेस ऑफ द फर्म डिसाइड करते समय। इसी के साथ साथ दूसरा पॉइंट क्या होता है कि जो हम यहाँ पर डिसाइड करते हैं वो होता है आपका नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर्स। क्या शो किया जाता है, नेम एंड एड्रेस ऑफ
पार्टनर्स, जितने भी आपके पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर्स रहने वाले हैं उन सभी पार्टनर्स का नाम दर्ज किया जाता है और उनका एड्रेस भी उसके अंदर लिखा जाता है। अब आप कहेंगे कि पार्टनर का एड्रेस लिखने की क्या जरूरत है? भाई जरूरत है, क्योंकि पार्टनरशिप की क्वालिटी है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो क्या याद रखना है यहाँ पर? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है यहाँ पर? पार्टनर्स की लायबिलिटी, ठीक है, क्या होती है? पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है भाई। और अगर लायबिलिटी एक्सीड कर गई असेट से, पूरा करने के लिए उसके एड्रेस पे तो पहुंचना पड़ेगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। तो नेम एंड एड्रेस ऑफ द पार्टनर जो है यहाँ पर वो भी दर्ज किया जाता है। थर्ड पॉइंट देखिए, थर्ड क्या आता है यहाँ पर? ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप जो है वो भी यहाँ पर डिसाइड की जाएगी। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि जब भी आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं ना, तो दो तरह का हो सकता है। एक तो ये है कि वो पार्टनरशिप का बिजनेस लाइफ टाइम चलने वाला है, हमने डिसाइड नहीं किया कि कब इसको बंद करेंगे। दूसरा क्या हो सकता है कि हम स्पेसिफिक पर्पज से जो है उस पार्टनरशिप को स्टार्ट करते हैं कि हमने इतने साल काम करना है, ये पर्पज पूरा हो जाएगा, जैसे ही हम इसको बंद कर देंगे, पार्टनरशिप खत्म कर देंगे। तो ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर ऐसा कोई स्पेसिफिक पर्पज है तो हमें ये शो करना पड़ेगा, उसके अंदर लिखना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि हमारा जो पार्टनरशिप का जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है उसका स्पेसिफिक ड्यूरेशन कितना रहने वाला है। तो ये चीज भी पार्टनरशिप डीड के अंदर शो की जाती है। फोर्थ पॉइंट देखें, फोर्थ पॉइंट यहाँ पर क्या आता है? इसी के बाद हम शो करेंगे नेचर एंड स्कोप ऑफ द फर्म्स बिजनेस। क्या कहने वाला है ये? नेचर एंड स्कोप ऑफ फर्म्स बिजनेस। फर्म जो बिजनेस करने वाली है, कैसा बिजनेस करने वाली है, उसका स्कोप क्या रहने वाला है, ठीक है। अब नेचर का तो मतलब ये हो गया कि वो क्या काम करने वाली है, टाइप ऑफ बिजनेस कैसा रहने वाला है, वो चीज शो करेंगे। स्कोप का मतलब क्या होता है यहाँ पर? स्कोप का मतलब होता है कि आपको ये शो करना है, ये यहाँ पर दिखाना है कि लोकल लेवल पे बिजनेस करोगे, नेशनल लेवल पर आपकी फर्म बिजनेस करेगी, या फिर इंटरनेशनल लेवल पर बिजनेस करेगी, ठीक है। तो ये चीजें भी जो यहाँ पर है आपको दिमाग में रखनी है कि ये चीजें भी वहां शो की जाती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं कि फर्म का नेचर एंड स्कोप जो है वहां पर डिसाइड किया जाता है। फिफ्थ आता है, इसके अंदर आप क्या शो करेंगे? कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल। कैपिटल का कंट्रीब्यूशन रहता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ कैपिटल बाय पार्टनर्स। कौन सा पार्टनर कितने पैसे लगाने वाला है, ये चीज भी इसके अंदर लिखी जाती है। पहले से आपको ये इन्वेस्ट शो करना पड़ेगा, विच पार्टनर विल इन्वेस्ट, हाउ मच कैपिटल इन द फर्म, कितना पैसा फर्म में इन्वेस्ट करेगा। इट शुड बी क्लियरली मेंशन इन द पार्टनरशिप डीड। आपको वहां पर इसको स्टेट करना है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान करनी है। और देखो पैसे का ही खेल है सारा, ये पॉइंट अगर नोट नहीं किया तो मतलब क्या हुआ फिर इसका पार्टनरशिप डेट का, राइट। अब इसके बाद एक चीज और डिसाइड करनी है कि अगर मान लीजिए कि इन केस ऐसा होता है कि हम किसी पार्टनर से कैपिटल जो है एज ए लोन अगर उसको हम लेते हैं, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट अगर देना है तो उस इंटरेस्ट का रेट क्या रहने वाला है, वो चीज भी डिसाइड हो जाती है, ठीक है। तो हर पॉइंट जो है पहले से ही डिसाइड करके चलना है। फिर आता है प्रॉफिट एंड लॉस रेशो। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो। मतलब कि अगर कल को बिजनेस में देखो प्रॉफिट एंड लॉस तो आना ही है, ठीक है, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं, प्रॉफिट के लिए लॉस उसके साथ साथ आ ही सकता है कभी भी। तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो रेशो लेने वाला है, किस दर से जो है ये डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेट से डिस्ट्रीब्यूट होगा सभी पार्टनर्स के बीच में, ये भी डिसाइड किया जाएगा। इट इज नॉट ऑलवेज नेसेसरी दैट द शेयर ऑफ द पार्टनर इन द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म इज प्रोपोर्शनेट टू देयर कैपिटल। कहने का मतलब हुआ कि ऐसा कभी भी जरूरी नहीं है कि जिस दर से, जिस रेट से, जिस रेशो में कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया है उसी रेशो के अंदर इनका जो है प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये पहले से डिसाइडेड होता है। ये डिपेंड करता है कि स्किल कितनी है, ठीक है, और एक्सपीरियंस कितना है, उसके बेसिस पर डिसाइड करता है। अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो इसको मैं एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। मान लीजिए कि एक पार्टनर है, उसने तो बिजनेस में 10 लाख रुपए लगाए, ये पार्टनर है इसने 20 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है। और जो तीसरा पार्टनर है इसने मान लेते हैं कि इसने भी 20 लाख रुपए लगा दिए, ठीक है। अब होगा क्या कि मान लो कि कल को जो है रेशो अगर इनका हम ले, तो अब तो आप ये कहेंगे कि इनका जो रेशो है ना इस हिसाब से बढ़ना चाहिए कि इसने जितना कैपिटल लगाया उस हिसाब से और इसने सेम लगाया, तो इन दोनों का सेम होना चाहिए। हो सकता है कि जब हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें, राइट, हो सकता है कि हम जब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करें तो उसका रेशो हम कुछ इस हिसाब से रखते हैं 1 रेशो, और इसको रखते हैं 3 रेशो, ठीक है, और ये इसको भी रखते हैं 1 रेशो,
अब आप कहेंगे कि जब इसने भी 20 लाख लगाए और इसने भी 20 लाख लगाए तो इसको 3 और इसको 1 क्यों, और इसने कम लगाया और इसने डबल लगाया तब भी इसका रेशो 1 और 1 क्यों। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो प्रॉफिट एंड शेयरिंग का पीएनएल रेशो होता है, ठीक है, रेशो ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, जो रेशो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का, वो कभी भी इस बेस पे डिसाइड नहीं होगा कि आपने कितना कैपिटल इन्वेस्ट किया है। हो सकता है कि हम इसको 3% दे रहे हैं यहाँ पर, इसको जो है ज्यादा दे रहे हैं, इसका कोई स्किल हो, ठीक है, कुछ एक्सपीरियंस अच्छा हो इसके पास, उसके बेस पे इसने पहले से बात खोली हो, उसके बेस पे इसका प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड किया हो। तो ये चीज हो सकती है कि हमेशा याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो कभी भी कैपिटल के रेशो के हिसाब से नहीं चलता है। ठीक है, तो दैट इज वी हैव टू डिसाइड प्रॉफिट एंड लॉस का रेशो क्या रहने वाला है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट 7th पॉइंट अगर हम डिस्कस करते हैं यहाँ पर, 7th पॉइंट आपका कौन सा आता है, कमीशन, कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर्स। यहाँ पर 7th पॉइंट आपका आ जाएगा, वेट वेट वेट, ठीक है, 7th पॉइंट आपका आ जाता है कमीशन, कमीशन एंड सैलरी ऑफ पार्टनर। तो यहाँ पर क्या होता है कि मान लो कोई, हम किसी पर्सन को जब पार्टनर बनाया जा रहा है बिजनेस में, तो हम ना यहाँ पर कुछ टर्म्स कंडीशन में ये भी डिसाइड कर लेते हैं कि अगर सारे पार्टनर्स अगर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी का स्किल अच्छा हो सकता है, किसी का एक्सपीरियंस अच्छा हो सकता है कि वो एक्स्ट्रा वर्क के लिए सैलरी मांग ले, राइट। तो ये आपको ध्यान में रखना है, दोज हु कैन वुड नीड टू कंपनसेट इन सम मैनर फॉर देयर टाइम्स एंड स्किल। हो सकता है उनका टाइम ज्यादा देता हो सकता है उसके अंदर स्किल्स अच्छी हो, एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो उसके बेस पर वो अपनी सैलरी मांग सकता है कि मुझे एक फिक्स्ड सैलरी दी जाए, या फिर वो जो है कमीशन भी जो है अपनी किसी स्पेशल एक्ट के लिए कमीशन भी मांग सकता है। तो अगर कमीशन रहने वाला है और सैलरी रहने वाली है किसी पर्टिकुलर पार्टनर की, तो वो पहले से इसके अंदर डिसाइड हो जाना चाहिए कि उसको कमीशन का रेट क्या रहेगा, उसको सैलरी किस हिसाब से देनी है, कितनी देनी है, पर मंथ क्या सैलरी रहने वाली है। इसी के साथ आता है आपका लोन टू, ठीक है, लोन टू, एक चीज ध्यान रखना, एक तो है लोन टू और दूसरा है लोन बाय पार्टनर्स। ठीक है, लोन टू एंड लोन बाय पार्टनर्स, दो टर्म्स हैं। अब ये क्या है, डीड में ये क्लैरिफाई किया जाएगा कि क्या फर्म किसी पार्टनर को लोन दे सकती है। हमने एक चीज देखा था ना, पार्टनर अलग है, पार्टनरशिप फर्म अलग है। तो पार्टनरशिप फर्म क्या अपने पार्टनर को लोन दे सकती है, या पार्टनरशिप फर्म अपने किसी पार्टनर से लोन ले सकती है, तो ये चीज भी है डिसाइड करनी है। हाँ, अगर लेगी तो उसका रेट क्या रहने वाला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन, तो ऐसे रेट के ऊपर क्या इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, वो चीज भी पहले से डिसाइड रखनी है। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है ड्राइंग एंड इंटरेस्ट ऑन इट। ठीक है, ड्राइंग, ड्राइंग होता है पैसा जो हम बिजनेस से निकाल लेते हैं, विड्रॉ करते हैं, ड्राइंग करना, एंड इंटरेस्ट ऑन इट। तो अगर मान लीजिए सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि क्या पार्टनर मनी विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, क्या पार्टनर मनी विड्रॉ कर सकता है अपनी फर्म से, फर्म अकाउंट से अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए। अगर ऐसा है तो पहले पार्टनरशिप डीड में लिखा जाएगा कि हाँ, पार्टनर जरूरत पड़ने पर अपने पर्सनल अकाउंट से पार्टनरशिप फर्म में जो है अपनी पर्सनल रिक्वायरमेंट के लिए पैसा विड्रॉ कर सकता है। और अगर कर सकता है तो उसके ऊपर उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर इंटरेस्ट देना होगा तो उस इंटरेस्ट का रेट क्या रहने वाला है, ये चीज भी पहले से डिसाइड हो जाएगी, राइट। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है आपका ऑडिटिंग। ठीक है, बुक्स की ऑडिटिंग की जाती है ना, ऑडिट ऑफ बुक्स। क्या आया आपका पॉइंट, ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जो बुक्स ऑफ अकाउंट है आपके जितने भी बही खाते हैं, ठीक है, आपका जो पीएनएल है, आपका बैलेंस शीट है, उसको जो है ऑडिट करने का जो काम है पार्टनरशिप डीड में क्लैरिफाई किया जाएगा कि मोड ऑफ कीपिंग द फॉर्म्स ऑफ बुक ऑफ अकाउंट्स, बुक ऑफ अकाउंट्स को किस हिसाब से जो है मेंटेन किया जाएगा, क्या वे रहने वाला है इसको प्रिपेयर करने का, और अगर इसकी ऑडिटिंग रहेगी तो उस ऑडिटिंग का कौन सा मेथड अडॉप्ट किया जाएगा, एंड हु विल बी द ऑडिटर, ये भी डिसाइड कर लेंगे हु विल बी द ऑडिटर, ऑल्सो नीड टू स्पेसिफाइड इन द डीड। फ्यूचर में जब ऑडिटिंग होगी तो ऑडिटिंग का जो ऑडिटर होगा, ऑडिटिंग करने के लिए वो कौन होगा ऑडिटर, वो भी अभी जो है इस पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया जाता है, राइट। अब नेक्स्ट इसके अंदर देखो, नेक्स्ट आता है आपका राइट्स एंड ड्यूटीज। ठीक है, आपकी राइट्स एंड ड्यूटीज हैं एंड लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज किसकी, राइट्स ड्यूटीज और लाइबिलिटीज की बात कर रहे हैं भाई, पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर की बात कर रहे होंगे ना, तो लाइबिलिटीज ऑफ द पार्टनर, पार्टनर की राइट क्या रहने वाले हैं। जितने भी पार्टनर होते हैं उनके पास ये राइट होता है, अधिकार होता है कि वो अपने फर्म के अंदर, ठीक है, अपने पार्टनरशिप फर्म अपना बिजनेस जो है, फर्म का बिजनेस उसको कंडक्ट कर सकते हैं, और
partner can come to any agreement about their right, duties and लाइबिलिटीज। तो वो पार्टनर जो है अपनी किसी एग्रीमेंट को दिमाग में रखते हुए अपनी राइट्स को, ड्यूटीज को, लाइबिलिटीज को जो है वो कैरी ऑन कर सकता है। और दूसरी बात, पार्टनरशिप डीड में लिमिट भी डिसाइड कर दी जाती है कि आपके राइट्स की लिमिट क्या है, आपकी ड्यूटीज की लिमिट क्या है और लाइबिलिटीज की लिमिट क्या है। इसके अंदर लिमिट भी डिसाइड कर दी जाती है। तो मतलब अपनी लिमिट क्रॉस नहीं कर सकता पार्टनर यहाँ। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके अंदर, पॉइंट नंबर 12 अगर हम देखते हैं, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई ये, एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। एडमिशन एंड रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। अब एडमिशन का मतलब क्या है, किसी नए पार्टनर को एडमिट करना। रिटायरमेंट का मतलब क्या है, किसी पार्टनर का वहां से चले जाना, अपना हिस्सा निकाल लेना। अब जब भी किसी पार्टनर को एडमिट करना हो या किसी पार्टनर को यहाँ से निकालना हो तो वो किसके अकॉर्डिंग किया जाता है, मस्ट बी अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ। जो लॉ होते हैं, प्रोविजंस है लॉ के, उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि इफ देयर इज एनी स्पेशल प्रोविजन, अगर कोई ऐसा स्पेशल प्रोविजन हो एग्रीड टू अमंग द पार्टनर्स, पार्टनर्स ने अपने जो है जितनी पार्टनर्स है सबने उसके ऊपर एग्री किया, तो उसको पार्टनरशिप डीड के अंदर जो है स्पेसिफाई करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई न्यू पार्टनर एडमिट किया जाता है ना, तो उसके लिए सभी पार्टनर्स का कंसर्न चाहिए होता है। और अगर कोई पार्टनर यहाँ से रिटायर होता है, ठीक है, अब रिटायर होता है तो यहाँ से जरूरी नहीं है कि मान लो कि किसी के यहाँ बिजनेस से मिस्टर बी रिटायर होके जा रहा है, ठीक है, अब मिस्टर बी की जगह यहाँ पर मिस्टर बी का जो सन है, मिस्टर बी का बेटा है जिसका नाम है मिस्टर डी, ठीक है। अब वो मिस्टर डी जो है इस बिजनेस में, ऐसा नहीं है कि बी निकला और डी की एंट्री हो गई, ऐसा नहीं हो सकता। तो एडमिशन और रिटायरमेंट का क्या क्राइटेरिया रहने वाला है वो पार्टनरशिप डीड के अंदर डिसाइड हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, जो गुडविल है उसका वैल्यूएशन किस हिसाब से किया जाएगा। अब गुडविल क्या होती है, गुडविल क्या होती है एक पर्सन की, जो उसकी हम ये कह सकते हैं कि जिस नाम, उसकी जो नाम है, उसका पहचान है, जो रुतबा है मार्केट में, उसकी मार्केट वैल्यू जो होती है, हम गुडविल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे पार्टनरशिप डीड में जो है डिसाइड कर दिया जाता है कि कल को जब गुडविल कोई पार्टनर निकलता है या कोई पार्टनर आता है तो उसकी जो गुडविल है उसको कैसे जो है मेजर किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा। तो मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग द गुडविल ऑफ अ पार्टनर या फिर कहेंगे गुडविल ऑफ द फर्म, उसका मेथड पहले से डिसाइड कर लिया जाता है। और इसी की इवैल्यूएशन के साथ साथ इंपॉर्टेंट क्या है, जब भी कोई न्यू पार्टनर एंटर करता है फर्म में या फिर कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर रिटायर होता है फर्म से या फिर अपना हिस्सा लेकर वो चला जाता है, तो उस समय जो है जाने वाला पार्टनर कहता है कि मेरे नाम की गुडविल का हिस्सा मुझे चाहिए, या आने वाला पार्टनर कहता है कि मैं अपने पीछे साथ साथ अपने नाम की गुडविल भी लेकर आ रहा हूँ, तो उसके हिसाब से शेयर वो एक्स्ट्रा मांगता है। तो ये चीजें जब है उस समय हमें गुडविल को कैलकुलेट करने की जरूरत होती है। तो उसके लिए जो मेथड रहने वाला है वो पहले से हम डिसाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर आपका आता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप को अगर कभी बंद किया जाएगा, ये पार्टनरशिप खत्म की जाएगी, तो उसका क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, ये सर्कमस्टांसेस क्या, ऐसे कौन से सर्कमस्टांसेस होंगी जिसके अंदर हम लोग जो है इस बिजनेस को डिसॉल्व कर देंगे, तो वो भी प्री डिसाइडेड रहता है। डेथ ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट देखो पॉइंट क्या है, डेथ ऑफ अ पार्टनर। मान लो किसी पार्टनर की डेथ हो गई और उसका जो लीगल सक्सेडर होगा कोई ना कोई, एंड हिज सक्सेशन। अब यहाँ पर क्या पॉइंट है, जब भी कोई पार्टनर डाई होता है ना तो उसकी कैपिटल लगी होती है बिजनेस में, और कुछ अमाउंट हो सकता है उसे लेनी हो, कुछ हो सकता है उसे देनी भी हो। तो यहाँ पर होता क्या है कि उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव होता है, तो हम सारा का सारा जो है हिसाब करके उसको दे देते हैं। इफ द इन्वेस्टमेंट इज टू बी केप्ट इन फर्म, अब मान लो कि अगर जो पर्सन जिसकी डेथ हुई आगे उसका कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है और वो उस बिजनेस में क्या चाहता है कि इस बिजनेस में मेरी इन्वेस्टमेंट बनी रहे, अगर वो इस फर्म में इन्वेस्टमेंट रखना चाहता है, तो यहाँ पर होगा क्या, जो सक्सेसर होगा तो उसको पहले से क्लियरली मेंशन किया जाना चाहिए कि ये जो पार्टनर है इसकी अगर इसकी डेथ हो जाती है तो इसके बाद जो इसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव है पहले देना होगा, और उस लीगल रिप्रेजेंटेटिव का नाम लिखा जाएगा कि इसके मरने के बाद ये जो है इसका पार्टनर एज अ पार्टनर इस बिजनेस में इंक्लूड किया जाएगा। और हम किसी के मरने के बाद, किसी की डेथ के बाद उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को जब पार्टनर बनाते हैं ना, तो उसके लिए पहले सभी पार्टनर्स की कंसर्न होती है कि सभी पार्टनर राजी हैं क्या इसको पार्टनर बना लिया जाए। जरूरी नहीं है कि फादर किसी एक्सपायर हो तो उसका सन जो है ऑटोमेटिकली उसके अंदर पार्टनर बन जाएगा, नहीं, प्री डिसाइडेड होता है, पहले से डिसाइड करेंगे इन केस ऐसा हो जाए तो क्या इसे पार्टनर बनाना चाहिए, इफ यस तो उसके अंदर उसका नाम दिया जाएगा।
नेक्स्ट आता है आपका वायोलेशन, पॉइंट नंबर 16, दैट इज कॉल्ड वायोलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल्स, राइट। वायोलेशन ऑफ पार्टनरशिप रूल, पार्टनरशिप के रूल्स जब तोड़े जाते हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है, अगर कोई भी पार्टनर अपने पार्टनरशिप के जो भी रूल्स डिसाइड हुए हैं अगर इनको जो है तोड़ता है या फिर नहीं मानता है तो उसके अगेंस्ट स्टेप लिया जाएगा, ठीक है। और वो कैसे किस तरीके से स्टेप लिए जाएंगे वो भी इसके अंदर जो है मेंशन किए जाते हैं। नेक्स्ट आपका आता है आर्बिट्रेशन क्लोज, आर्बिट्रेशन क्लोज। अब ये आर्बिट्रेशन क्लोज क्या होता है, ठीक है, ये आर्बिट्रेशन क्लोज जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आर्बिट्रेशन क्लोज अभी है क्या, आर्बिट्रेशन क्लोज का क्या मतलब है, देखो यहाँ पे होता क्या है, पार्टनरशिप डीड में ना स्पेसिफिकली स्टेट किया जाता है कि इन फ्यूचर अगर कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है या पार्टनरशिप की पार्टनर्स के बीच में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, कोई झगड़ा हो जाता है तो उसको कैसे सुलझाया जाएगा, ठीक है। और ये एग्री किया जाता है कि जो डीड है it is agreed to be so, the deed need also to specify how the arbitrator will be appointed and it is also stated what will be his right। समझ में आया या नहीं आया, मतलब कहने का ये है कि इन केस फ्यूचर में कोई डिस्प्यूट हो जाता है, पार्टनर्स के बीच में डिस्प्यूट हुआ तो अब ये पहले से डिसाइड हो गया कि अगर पार्टनर्स के बीच में कल को डिस्प्यूट हो जाता है ना तो इस डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हम एक पर्सन लेके आते हैं, ठीक है, जो विचोले का काम करता है, बीच का पर्सन होता है, मिडल मैन, उसको क्या बोलते हैं, आर्बिट्रेटर, ठीक है। ये पर्सन उस काम को सुलझाने का काम करेगा। तो हम पार्टनरशिप डीड में आज ही डिसाइड कर लेंगे कि हु विल बी आर्बिट्रेटर, कौन होगा ये बंदा जो सुलझाएगा और इस आर्बिट्रेटर के क्या राइट्स रहने वाले हैं, ठीक है, वो भी पहले से डिसाइड हो जाते हैं पार्टनरशिप डीड में। तो मतलब सब कुछ प्री डिसाइडेड है। और ये ध्यान रखें कि बस पार्टनरशिप जब भी करें तो ओरल, ठीक है, बातचीत करके ही नहीं कि ये हो गया, ऐसी ऐसी टर्म्स कंडीशन होगी, ठीक है ठीक है ऐसे ऐसे काम करेंगे, ऐसा नहीं होता है। सब कुछ रिटर्न में होना चाहिए ताकि कल को जो है वो दिखाया जा सके ऐसा एविडेंस कि ये पॉइंट्स जो है डिसाइड किए गए थे। इसी को आप बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। तो अब एक मुद्दा जो है जो आपको ध्यान रखना है कि जितने भी पॉइंट्स ऊपर अभी हमने डिस्कस किए सारे, ये मैंडेटरी नहीं है, ठीक है, कि पार्टनरशिप डीड के अंदर ये सारे पॉइंट्स हों, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका बिजनेस कैसा है, आपके बिजनेस का नेचर कैसा है या आपके सर्कमस्टांसेस कैसे हैं, उसके बेसिस पर जो है आप जो है इस चीज को डिसाइड कर सकते हैं कि कौन कौन से पॉइंट आपको इंक्लूड करने हैं और कौन से इंक्लूड नहीं करने हैं। तो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पार्टनर्स एग्री होने चाहिए, ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशंस पर एग्री होंगे तो बिजनेस को सही तरीके से चला पाएंगे। लेकिन अगर पार्टनर्स में ही जो पॉइंट ऑफ ओपिनियंस हैं उनके मैच नहीं होते हैं तो बिजनेस जो है डिस्क्लोजर पर पहुंच जाएगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था पार्टनरशिप डीड का एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू ऑल गाइस। और अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, राइट। बाकी का करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। Meet you in the next lecture. Thank you very much.